हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। यार तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, कुछ एक क्लासेस हो नहीं पा रही, कैंसिल होनी पड़ जाती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कैसे कैसे दुनिया जहान के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है। बताऊंगा कभी तुम लोगों को सेफ सॉइल वगैरह क्या चल रहा था और सब कुछ। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो पता चलेगा। खैर अभी आप ये ध्यान से सुने, ये चैप्टर का आज हम लास्ट लेक्चर ले रहे हैं, खत्म करते हैं इस चैप्टर को। थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 11 से लेकर 18 तक के सवाल करने हैं, 8 क्वेश्चंस करने हैं। उनमें भी सब पार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन हाँ, अब आप लोगों को आइडिया लग गया है कि देखो यार 12th का सिलेबस ज़्यादा है, 11th का सिलेबस ज़्यादा होता है 11th 12th का। तो हमें पूरा अगर पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो कि अपने 26th लेक्चर चल रहा है, कोई टीचर नहीं इतने लेक्चर्स लेता है। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको ना एक एक टॉपिक आपको मैंने फील कराने की कोशिश की कि यार देखो ऐसे पढ़ेंगे उसको अपन, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर अपन स्पीड बढ़ा लेंगे ना, तो अपन कम कम क्लासेस में चैप्टर्स को खत्म कर सकते हैं। और उसके लिए बस मेरे को थोड़ा सा आपके हेल्प की जरूरत चाहिए होगी कि आप अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे ना, क्लास में ध्यान दोगे, तो मैं वो जो रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, कुछ वो आपको होमवर्क में दे दूंगा। एक में करा दूंगा, 2 होमवर्क में दे दूंगा, एक में करा दूंगा, 2 होमवर्क में दे दूंगा। तो उससे क्या होगा, उनका सॉल्यूशन तो फिर वाली मैं ऐप पे लिख करके दे दूंगा, आपको नोट्स में डाल देंगे, क्वेश्चंस करके एक अपन नोट्स अलग बना देंगे। लेकिन फायदा क्या होगा कि अपने वीडियो लेक्चर जो है ना वो कम हो जाएंगे। आपको दिक्कत आएगी तो आप वहां से रिकन्फर्म कर सकते हैं, है ना। ये एक बेस्ट सॉल्यूशन अपने पास में, बेस्ट आइडिया। नेक्स्ट चैप्टर अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, उसमें यही हम लोग करने वाले हैं। तो अभी एक काम करते हैं, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर क्या, ये लेक्चर शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन 11th है हमारे सामने सबसे पहले। तो इसमें देखो क्या क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि सर इतनी मोलरता एसिटिक अम्ल की चालकता इतनी दे रखी है, इसकी मोलर चालकता को परिकलित करना है सबसे पहली चीज। तो इतना कर लेते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। मोलर चालकता पता ही है अपने को क्या होता है। मोलर चालकता का सूत्र होता है हमारे पास में किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता कप्पा बटा सी के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। कप्पा दे रखा है क्या हमको? सर ये रहा कप्पा दे रखा है, सांद्रता दे रखी है, मोलरिटी ये भी दे रखी है, मोलरिटी भी दे रखी है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन कि मोलर चालकता बराबर कप्पा का मान यहाँ पे है 7.896 गुणा 10 की घात -5 साइमन प्रति सेंटीमीटर बटा हमारे पास में है यहाँ पे मोलरता 0.00241 मोल प्रति लीटर। अब बस एक छोटी सी समस्या है कि लीटर हमें यहाँ पे दुख देगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स में है और यहाँ पे लीटर फिर बैठेगा नहीं। तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये हमारे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है और 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो उसके हिसाब से हमने कर लिया। ये तो छोटी छोटी बातें पहले भी बता चुका हूं तुमको। कर लोगे सॉल्व तो मान लो तुम्हारे पास में x वैल्यू आएगी, कर लोगे सॉल्व। और x का जो मात्रक आएगा आपके पास में, मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है? साइमन प्रति मोल, ठीक है, और प्रति सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन प्रति मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में मात्रक होता है किसका? मोलर चालकता का, मोलर कंडक्टिविटी का। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा है जनाब, कह रहे हैं कि यहाँ पे यदि एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान इतना दे रखा है, तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या होगा? वियोजन स्थिरांक क्या होता है, याद है क्या? इसको लिखते थे अपन Ka से, वियोजन स्थिरांक। इसका सूत्र क्या होता था, याद है? तो इसका सूत्र हमारे पास में होता था C⁴/1 - अल्फा। ये सूत्र था हमारे पास में, अगर आप लोगों को याद हो तो। थोड़ा याद रखने पड़ेंगे सूत्र, मैं बाद में बता भी दूंगा कि कौन से याद रखने हैं हमारे, कौन से काम आते हैं, किस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इस पे आता है क्वेश्चन सर। अच्छा, अब यहां मुसीबत ये पड़ गई कि यहाँ पे अल्फा क्या है फिर, है ना। ये सवाल मन में होगा कि फिर अल्फा चाहिए, अल्फा है ही नहीं हमारे पास में। तो अल्फा क्या होता है? वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको कैसे निकालते हैं वियोजन की मात्रा को? अनंत तनुता पर मोलर चालकता का भाग देते हैं किसी भी तनुता पर मोलर चालकता में। अगर ये हम चीज निकाल लें तो अल्फा हमारे पास में आ जाता है। कर लोगे अल्फा कि ये जो चीज कौन सी हमारे पास में, देखो ये हमने निकाला था यहाँ पे, x मैं बोल रहा हूँ, उसको x मान लेते हैं अपन। और नीचे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है हमारे पास में? 390.5। इसका मात्रक सेम है और इसका मात्रक सेम है, तो मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता, अल्फा का कोई मात्रक नहीं होता। मैं बताता हूँ, सॉल्व करोगे जब इसको कितना आएगा आपके पास में, तो ये आएगा 8.4 × 10⁻²।
8.4 इंटू 10 की पावर -2 करोगे। ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर जैसे ही प्लेस करोगे आपके पास में के ए का वैल्यू, वियोजन स्थिरांक का मान आ जाएगा। तो के ए इज इक्वल्स टू मोलर चालकता आपकी ये रही 0.00241 मोलर, और ये टाइम्स हमारे पास में अल्फा का स्क्वायर है। तो अल्फा हमारे पास में क्या है देखें, आप ध्यान से देखें, ये निकाला था अपन ने यहाँ पे ये रहा। तो ये है 8.4 टाइम्स 10 की पावर -2 का स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा लेंगे तो 1 माइनस 8.4 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका तो आपके पास में ये मिलने वाला है ऑलमोस्ट 1.85 इंटू 10 की पावर -5, 1.85 इंटू 10 की पावर -5, और इसका जो मात्रक है हमारे पास में वो है मोल प्रति लीटर। क्या है? मोल प्रति लीटर। समझ गए समझने? कर सकते हैं इसको, मात्रक को अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो देखो हमने यहाँ पे मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो मोल प्रति लीटर ही आएगा हमारे पास में वियोजन स्थिरांक का मात्रक। समझ गए सब जने? कर लेंगे, आई होप कर लेंगे। बढ़े आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये रहा। अब छोटी सी एक चीज है यार, कैलकुलेशन में कहीं छोटी मोटी मेरे से भी एरर हो तो तुम लोग मैनेज कर लेना, तुम खुद सही कर लेना उसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है हमें निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। को नहीं होगा, ये की होगा। कह रहा है सर 1 मोल Al3+ को Al में बदलने के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि सर अगर जैसे मान लीजिए Al3+ है मेरे पास में, एक ही है ना, 1 मोल है, एक मान लो 1 मोल, ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो अगर मैं केवल देखना, ध्यान समझना, केवल मैं कह रहा हूं एक एल्यूमिनियम का परमाणु है जिसपे 3+ का चार्ज आ रखा है, इसको मेरे को बदलना है सर Al में बदलना है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो मेरे पास में एल्यूमिनियम बन जाएगा। यही चीज बोल रहा है ये। अब समझना, अगर ये कह रहा है कि ये एक परमाणु नहीं है, एक मोल की बात कर रहा है, तो मैं कहूंगा मेरे को क्या दिक्कत है, फिर मैं भी एक इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बात कर रहा हूं, मैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन घुसाने की बात कर रहा हूं उसमें। काम खत्म, 1 मोल हमारे पास में एल्यूमिनियम बन जाएगा। तो हमें कितना आवेश चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें क्या चाहिए होंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन को मैं देखूं तो वो 1 फैराड के बराबर आवेश हो जाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1 फैराड के बराबर, 96500 कूलाम के बराबर। तो 3 मोल पर कितना हो जाएगा? तो कुल आवेश अगर मैं लिखूं यहाँ पे, कितना हमारे को आवेश चाहिए, इसने आवेश ही पूछा ना, आवेश पूछा, तो कुल आवेश जो है हमारे पास में, ध्यान से देखना आप, वो है हमारे पास में 3 टाइम्स F, जो कि हो जाएगा 3 फैराडे, 3 इंटू 96500 कूलाम। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। 3 मोल लिख सकते हैं, कुल आवेश 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराड, 3 से गुणा कर दोगे तो 3 मोल का आंसर आपके पास में आ जाएगा। 3 फैराड पे कितना आवेश होता है। अच्छा सर, ये तो फर्स्ट था। सेकंड सर कैसे करेंगे? तो मैं अब लिखूंगा नहीं इतना, मैं सीधा लिख दूंगा Cu2+ को Cu, तो ये Cu2+ होगा, गलती से Cu2 लिख दिया उन्होंने केवल, है ना। तो Cu2+ को Cu में कैसे बदलेंगे आप? तो आपके पास में लिखा है Cu2+, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में कॉपर बन जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान देना, ये मोल वाली बात हो गई। फिर तो मैं कहूंगा सेकंड वाले के लिए कि सर 2 मोल लगेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराडे आवेश, और 2 फैराडे क्या होगा? 2 इंटू 96500 कूलम्स। वैसे ये अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, पर थोड़े कम होती है वैल्यू, ठीक। अब क्या है थर्ड हमारे पास में, कर लेंगे आप। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो देख लें एक बार। इसमें थोड़ा सा इसने ना 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर भेजा है। यहाँ पर पता करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ध्यान से देखो, ये वाला ध्यान से देखना। 1 मोल MnO4 से क्या बनाना है हमें? Mn2+ बनाना है। कैसे बनेगा सर? इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे। तो देखो, इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मैग्नीज जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। ऑक्सीकरण अवस्था से मेरा मतलब है यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी? 3+,
हमें 3 हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था थी, तो इसमें हमें पता चला कि 3 प्लस है, तो 3 माइनस जब जोड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा। अब मेरे को अगर यहाँ ये तो पता चले कि Mn पर कितना प्लस है, तो मैं उतना ही माइनस जोड़ दूंगा तो काम हो जाएगा, या इसके अकॉर्डिंग फिर मैं दिमाग लगा लूंगा कि क्या करना है, क्योंकि मेरे को 2 प्लस बनाना है। तो देखो वो कैसे करते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था, देखना। तो MnO4 माइनस पर पूरे पर कितना आवेश है हमारे पास में, -1 है। MnO4 पर मैं पूरे पर आवेश की अगर बात करूं तो कितना है सर, -1 है। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें देखना, मैग्नीज की मेरे को नहीं पता ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, लेकिन मेरे को ऑक्सीजन की तो पता होती है ना, ऑक्सीजन की -2 होती है हमारे पास में ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप ध्यान से सोचना, -2 एक ऑक्सीजन के परमाणु पर होती है, तो 4 पर कितनी हो जाएगी सर, -8 हो जाएगी। ठीक है सर, हो जाएगी। तो Mn की कितनी हो जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये हमारे पास में हो जाएगी -1, इस -8 को हम उधर भेज देंगे तो ये +8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। तो मैग्नीज जो है हमारे पास में, इसकी यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +7। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ +7। आई बात समझ में? तो +7 से मेरे को क्या बनाना है, 2 प्लस बनाना है या +2 बनाना है। 7 प्लस है, 2 प्लस पे जाना है। तो इसमें मैं अगर 5 माइनस के आवेश जोड़ दूं तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस आवेश को बैलेंस कर लेंगे, 2 ही बचेंगे फिर प्लस। तो इसमें मतलब मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन लगेंगे ये काम करने में। ऑक्सीजन का क्या हुआ, चूड़े में बाड़ो, उसको हमें नहीं अभी उससे कोई मतलब है कि, लेकिन हाँ ये चीज होगी। तो अब हमारे पास में कंक्लूजन क्या आया कि सर 5 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी अगर हमें 1 मोल को करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 96500 कूलाम्स हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। विद्युत की आवश्यकता होगी मतलब कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। तो पहला है गलित CaCl2 से होगा, ये से 20 ग्राम कैल्शियम अगर हमें चाहिए हो तो, और ये है गलित एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 से 40 ग्राम हमें अगर एल्यूमिनियम चाहिए हो तो कितने हमें आवेश की आवश्यकता होगी। तो सॉल्यूशन क्या है सर हमारे पास में, पहला हम देखेंगे ना कि हो क्या रहा है, CaCl2 से हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। मेरे को क्लोरीन व्लोरीन से मतलब नहीं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कैल्शियम की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इसकी स्थिति है ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। अगर इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, कैल्शियम बन जाएगा। अच्छा कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है सर, 40 ग्राम मैं लिख सकता हूं अगर मैं मोलर द्रव्यमान की बात करूं तो अगर मेरे को 40 ग्राम चाहिए तो मेरे को कितने आवेश की जरूरत है, कितने, 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता है। कितने के लिए, 40 ग्राम कैल्शियम के लिए। लेकिन मेरे से सवाल ये किया जा रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए मेरे को, तो 40 नहीं चाहिए सर। तो मैं क्या करूं, 20 ही तो बोला ना, तो इसको मेरे को आधा करना है भाई, इसको मेरे को आधा ही तो करना है ना इस इक्वेशन को। तो इसमें मैं भाग दे देता हूं 2 का भाग दोगे तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी कितने के लिए, 20 ग्राम कैल्शियम के लिए। बात खत्म। अगर मेरे को 20 ग्राम ही चाहिए, मेरे को 40 ग्राम नहीं चाहिए, तो मैं 1 फैराडे लगाऊंगा, मेरा काम खत्म। पता है अपने को 1 फैराडे कितना होता है। सेकंड देखो, सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड वाला भी बहुत सिंपल है। कह रहा है सर गलित Al2O3 से हमें 40 ग्राम एल्यूमिनियम निकालना है। तो देखो मेरे को यहाँ पे फिर वही बात है, और किसी चीज से मतलब नहीं है, मेरे को केवल मतलब है एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बनेगा। तो एक छोटी सी चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 नहीं है, एल्यूमिनियम 2 हैं, तो 1 नहीं बनेगा। और एल्यूमिनियम धातु है तो Al2 नहीं होता, 2Al बनता है। लेकिन वो होगा कब, ध्यान से देखो कब होगा सर। यहां पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था में केवल अकेले एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो +3 है। दोनों एल्यूमिनियम मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं ऑक्सीजन को, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक ने कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे एल्यूमिनियम बनाने के लिए अगर ऑक्सीजन निकल गया बाहर, मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकल गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन वापस देने पड़ेंगे एल्यूमिनियम को Al बनाने के लिए। तो 1 को 3 देने पड़ेंगे, तो 2 को कितने देने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है अगर 1 मोल की मैं बात कर रहा हूं या मैं इतनी बड़ी अमाउंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप ध्यान से देखो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास में, 27 होता है ना, 27 U मोलर द्रव्यमान 27 ग्राम। तो 27 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास में, 40, 50 और 54, 54। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम हमें मिल रहा है कब, जब हम 6 फैराडे आवेश का इस्तेमाल कर रहे हैं।
6 फेराडे से हमें कितना मिल रहा है? 54 ग्राम मिल रहा है। लेकिन हमें तो सर नहीं, हमें तो 40 ग्राम चाहिए, 54 नहीं चाहिए। तो क्या ठीक है, कुछ करते हैं, इसका भी कुछ करते हैं। तो देखो 6 फेराडे 54 ग्राम दे रहा है। या इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होता है टिंग 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 टिंग, कितने से? हम कहेंगे 6 फेराडे से। तो अगर 1 ग्राम एल्यूमिनियम मेरे को प्राप्त करना हो, फालतू बैठा हूं ना मैं, 1 ग्राम प्राप्त करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6/54 फेराड से। और अब मैं कह रहा हूं कि नहीं सर, मेरे को तो कितना बोला था क्वेश्चन में? 40 ग्राम बोला था। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए 6/54 टाइम्स मेरे को 40 फेराडे आवेश की जरूरत होगी। आई बात समझ में? ये कितना होगा आवेश हमारे पास में, मैं बता देता हूं आप लोगों को, है ना। 40/54 टाइम्स 6 इज 4.44 फेराडे आपका आंसर आ गया। लिखें फटाफट से लिखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, 14th। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है निम्नलिखित को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवश्यक है। तो वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अलग कर दिया, इधर ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हमें कह रहा है कि 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करना है हमें। तो ये H2O है हमारे पास में, और इसको हमें बदलना है किसमें? O2 में हमें बदलना है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात यहाँ पर है कि यहाँ मैंने लिख दिया कि O2, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन एक ही है, और मैं यहाँ 2 नहीं लिख सकता। ध्यान से समझना, यहाँ 2 नहीं लिख सकते आप। एक कलर चेंज कर रहा था मैं, ये 2 नहीं लिख सकते आप। अच्छा, क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि इसने बोला है 1 मोल। यहाँ तो अगर 2 लिख रहे हो 2 मोल से, तो फिर 2 का कैलकुलेशन कर लो, फिर आधा करना, और नहीं तो 1 ही लिख लो। तो ये 1 मोल ही रखना है अपने को। तो उस केस में फिर O2 तो नहीं बन सकता, उस केस में हाफ ऑफ O2 बनेगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकृत करने की बात है ना, तो इलेक्ट्रॉन हम तोड़ करके यूं समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन देने नहीं पड़ रहे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा मान रहे, हम रिएक्शन इस तरह से लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या होगा अब हमारे पास में? 2 तो मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे H बनेंगे 2, क्योंकि 2 हैं तो 2 बनेंगे, और H पर ना आवेश आ जाएगा। कायदे से ये चीज टूट रही है ना भाई। एक हमारे पास में ऑक्सीजन का परमाणु अलग आ रहा है, तो वो अलग कैसे आएगा, है ना। तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स अपने जो थे वो अलग हो जाएंगे उससे, तो ऑक्सीजन का परमाणु हमारे पास में न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। जो उसने शेयर कर रखे हैं वो हट जाएंगे सारे के सारे। तो अभी क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास में वो फ्री अलग स्टेट में हमारे पास में आ जाएगा। सही बात है। तो अब ध्यान से देखें यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हम देख पा रहे हैं कि जिनकी है हमें जरूरत यहाँ पर है। तो इसका मतलब कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता है हमें? 2 फेराडे आवेश की यहाँ पर हमें आवश्यकता है। 2 को 96500 से मल्टीप्लाई करोगे, काम आपका तमाम हो जाएगा, आपका नहीं क्वेश्चन का। सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला है इसने? कह रहे सर 1 मोल FeO को Fe2O3 में आपको बदलना है। ये भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान समझना। 1 मोल लेना है आपको FeO, और इसको किस में बदलना है? Fe2O3 में। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑक्सीडेटिव स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को समझना पड़ेगा, और उससे भी पहले सेम चीज, जो ऊपर दिक्कत थी सेम चीज नीचे। जैसे ऊपर O2 है तो यहाँ फिर 1 था तो गड़बड़ थी, आगे हाफ लगाया था। लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं, काम करते हैं ना, इसको हम 2 कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं। क्वेश्चन में 1 बोला है, फिर हम आधा कर देंगे, आंसर को हाफ कर देंगे। अच्छा कैसे? तो 2 FeO से क्या बनेगा? Fe2 बनेगा। ये चीज क्लियर हुई। कैसे बनेगा यार? ऑक्सीजन तो कम पड़ रहा है, यहाँ तो मेरे पास 2 ही ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर तो 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें ऑक्सीजन को ऐड कराना पड़ेगा, इसमें हमें ऑक्सीजन को ऐड कराना पड़ेगा, तो ही आयरन का ऑक्सीडेशन यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। तो कितने ऑक्सीजन की हमारे पास में जरूरत है? तो ये हमारे पास में 2 है, और ये हमारे पास में 3 ऑक्सीजन है। तो कायदे से मेरे को 1 ही ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन होशियार चंद जो है ना किताबों में, वो ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, हाफ ऑफ O2 लिखेंगे। O2 का आधा 1 होगा, पता है यार, ऐसे मत करो तुम। तो देखो क्या देखने को मिला मेरे को यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट से समझो थोड़ा सा, कि अगर मैं देखूं यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe जब O के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो स्टेट है हमारे पास में, ध्यान से समझना, ये स्टेट है यहाँ पे 2+,
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर ये तो है हमारे पास में ओवरऑल 6 माइनस और ये है हमारे पास में 6 प्लस, तो यहाँ ऑक्सीडेटिव स्टेट है हमारे पास में 3 की। तो और अगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक आयरन में से मेरे को क्या करना कर रहा है, ऑक्सीकरण के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, तो यहाँ से कायदे से मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे होंगे, तो हमारे पास में हम देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल करके बाहर आ जाएंगे हमारे पास में। तो अब मेरे को कितने चार्ज की आवश्यकता है, 2 फैराडे, लेकिन वो कब, जब 2 FeO हो, मतलब 2 FeO के लिए मेरे को 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता है, लेकिन 2 नहीं चाहिए ना, मेरे को तो 1 चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 FeO के लिए मेरे को जो आवेश की आवश्यकता है वो केवल और केवल 1 फैराड है। आई बात समझ में, आधा कर दिया मैंने उसको, 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे को आधा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होगे, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से देखें क्या है सर। क्वेश्चन है निकल नाइट्रेट है हमारे पास में कि एक विलेन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। 5 एम्पियर की धारा डाली है, विलेन बना रखा है इसका बढ़िया से, कह रहे निकल की कितनी मात्रा कैथोड पर आएगी ये बताना है। तो बड़ा सिंपल है, देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर Na है हमारे पास में और Na आप देखो ये 2 प्लस है क्योंकि NO3 होता है -1 होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे क्या है 2 प्लस। इससे क्या बनेगा, तो इससे बनेगा सर निकल बनेगा, निकल सॉलिड बनेगा हमारे पास में, धातु बनेगी। तो अब ये कैसे बनेगी, तो जो भी हो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ने पर ये बनेगा। तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन बोलूं, लेकिन अब अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं 1 मोल चाहिए मेरे को, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फैराडे। 2 फैराडे से हमें क्या होगा, 1 मोल निकल मिल रहा है। इसका, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 फैराडे जब मैं आवेश को काम में ले रहा हूं, है ना, 2 फैराडे जब मैं आवेश को, 2 फैराडे का मतलब है 2 × 10 की पावर 96500 कुलाम आवेश से मेरे को 1 मोल निकल। अब निकल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 58.5 होता है कि 59 होता है, मैं चलो 59 ले रहा हूँ, है ना, 59 ग्राम्स लगभग इतना ही होता है, तो 59 है। तो इतना ग्राम मेरे को मिल रहा है इतने आवेश को काम में लेने से। लेकिन अब वही बात है ना कि आवेश इतना है कि नहीं, है ना, आवेश हमको नहीं पता कि इतना है कि नहीं। क्यों, क्योंकि कह रहा है 20 मिनट तक 5 एम्पियर करंट डालेंगे अपन। तो अगर मैं बचपन का सूत्र देखूं तो I बराबर Q बटा T होता है, इसका मतलब Q बराबर जो है हमारे पास में वो I × T होता है। और इसने हमें, अगर आप ध्यान दोगे ना, I दिया है 5 एम्पियर्स इंटू टाइम इसने हमें दिया है 20 मिनट, लेकिन हम 20 नहीं लिखेंगे, इसको 20 × 60 लिखेंगे क्योंकि हमें सेकंड में लिखना होता है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 कह लो, 100 × 60, तो हो जाएगा हमारे पास में 6000 कुलम्स हमारे पास में आवेश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात ये हो रही है कि अगर हमारे पास में ये है, ये कितना हो रहा है, देखो 0 0 0 1 यहाँ पे जाएगा, तो 12 1 13 का 3 1 गया ऊपर, 2 9 टाइम्स इज 18 1 90। इतना कुलाम अगर आवेश है तो 59 ग्राम हमारे पास में बन रहा है। ये 8 लग रहा होगा तुमको, लेकिन ये 59 है, दिस इज 5, राइट, तो 59 ग्राम बन रहा है। लेकिन हमारे पास तो इतना ही 6000 कुलाम ही है यार आवेश, इतना ज़्यादा है ही नहीं। तो फिर एक कुलाम के लिए अगर हम देखेंगे तो 59 डिवाइडेड बाय 19300 बन रहा है। तो एक कुलाम के लिए आ जाएगा 193,000 और फिर हमारे पास में फाइनली कितना है, 6000 कुलाम हमारे पास में चार्ज है, तो उससे हमें कितना मिलेगा, 193,000 टाइम्स 6000। ठीक है, तो ये तीनों जीरो से तीनों जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है बस हमको, आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं फटाफट से कैलकुलेटर से, समय बच जाएगा। 59 टाइम्स 6 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 193, तो ये आ रहा है हमारे पास में 1.83 समथिंग। तो 1.83 ग्राम हमको निकल जो है मिलेगा। बुक में आंसर दे रखा है 1.82 है, ठीक है, 1.83 सिमिलर है, चल जाएगा इतना। तो ये हमारे पास में आंसर है।
लिखो फटाफट से लिखो इसको। तो देखो अब 16 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना है अपन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमें कह रहा है सर ZnSO4 AgNO3 एवं CuSO4 है ना, विलेन वाले 3 वैद्युत अपघटनी सेल है हमारे पास में ABC। 3 को ऐसे एक साथ ही हमने एक इस कंटेनर में, एक इसमें ऐसे जोड़ रखा है, 3 छड़ें उसमें लगा रखी हैं, तीनों के विलेन उसमें रखे हुए हैं, ठीक है। तो श्रेणीबद्ध किया हुआ है, एक सेल बनाया, उसको श्रेणी में हमने सेल से जोड़ दिया, और 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा जो है इसमें सेल बी के कैथोड पर 1.45 ग्राम जो है सिल्वर निक्षेपित कर देती। भाई जो बीच वाला सेल है जिसमें हमारे पास में क्या है, सिल्वर AgNO3 हमने रखा है, तो उस पे 1.45 ग्राम हमें सिल्वर देखने को मिल जाती है। ठीक है सर, समझ आ गया ये वाली बात। तो विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई? तो अब सवाल ये है कि सर इतना ग्राम उस पे आ गया है। अब यहाँ पे सिल्वर, ये जो हमने लॉजिक समझे थे ना फैराडे के, अब जो भी अपघटन के नियम थे, वही लॉजिक यहाँ पर काम में लेना, इस क्वेश्चन को करना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान में देना है आपको। तो पहले तो बताना कितने समय तक जो है 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई कि इतना ग्राम हमारे पास में सिल्वर आ गया। फिर उसके बाद बोल रहा है निक्षेपित कॉपर और जिंक का द्रव्यमान क्या होगा, ये भी आप लोग बताओ। तो अब देखें, आप इसको ध्यान से समझें कैसे करेंगे हम लोग इसको। प्योर लॉजिक है, मतलब अगर एक बार के लिए सूत्र वूत्र हमें कुछ याद नहीं है ना, तो भी हम लॉजिक लगा करके इसको कर सकते हैं। क्यों? सबसे पहली चीज, हम अगर सिल्वर की बात करें, मैं केवल सेकंड, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं, और उसको मैं थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूं, मान लीजिए ऐसा। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं AgNO3 की बात करूं, तो जब ये टूटेगा, विद्युत जब इसका अपघटन होगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि Ag प्लस मिलेगा हमें और NO3 माइनस हमें मिलने वाला है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, तो ये कैसे होगा, कब होगा? जब हम इसको आवेश देंगे, और यहां से आप देखेंगे ना, यहां पे क्या है हमारे पास में कि ये जो Ag प्लस हमारे पास में बना है, इसको जब एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा तो ये फट से Ag बन गया होगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है ना। तो कितना आवेश की आवश्यकता रही होगी हमें? तो अगर मैं लॉजिक लगाऊं कि अगर सर मैं Ag के परमाणु द्रव्यमान की बात करूं, इसके मोलर द्रव्यमान की बात करूं, तो इसका द्रव्यमान मेरे पास में लगभग 105 ग्राम होता है एक मोल का। चेक कर लेते हैं अपन इसको कि एक मोल जो Ag का हमारे पास में 108 है, सॉरी 105 नहीं है, 108 ग्राम है। तो 108 ग्राम बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक चाहिए। अच्छा, एक नहीं चाहिए, एक मोल चाहिए, है ना। एक मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है हमें इतने ग्राम बनाने के लिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन से मैं 108 ग्राम निक्षेपित कर दूंगा सर। अब भी जो मैंने पढ़ा है ना आपको, सेम उसी लॉजिक पे। लेकिन अब सवाल कह रहा है कि नहीं सर, बहुत महंगी चीज होती है चांदी। चांदी सर 108 ग्राम लाना सर कोई मजाक नहीं होता, बड़ी महंगी बिकती है, तो बड़ी कम होती है दुनिया में वैसे। तो हमें 108 ग्राम नहीं चाहिए, हमें 1.45 ग्राम चाहिए। मैंने कहा सर ये तो बच्चों वाली बात है कि जब 108 ग्राम Ag मेरे को मिलता है कितने आवेश से? एक मोल, एक फेरेड से, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? एक फेरेड आवेश। तो एक फेरेड से 108 ग्राम मिल रहा है, एक फेरेड से, या उसको वैसे ही लिख लो एक मोल इलेक्ट्रॉन से। तो अब कह रहा हूं कि नहीं सर 1 ग्राम अगर Ag चाहिए हो तो मेरे को, तो मैं कह दूंगा कोई बात नहीं, एक फेरेड बटा आप 108 कर लो। तो मैं कह रहा हूं कि नहीं सर मेरे को तो किताब में बोला 1.45 लो सर, इतना भी मत लो, 1.45 ग्राम Ag की बात करो, कैसे आएगा इतना Ag? तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है कि कैसे आएगा, देखो यहां पर ध्यान से देखो। तो इसको लिखेंगे हम लोग, इतना ग्राम Ag विल you'll get by, ये ऊपर मैं एक फेरेड की जगह रख देता हूं, 96500 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 1.45। तो इससे आपके पास में मात्रा आ जाएगी कि कितना कुलाम आपको आवेश चाहिए। अच्छा, इसको कैलकुलेट करते हैं अपन एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से, हाँ, ताकि ये, क्योंकि अच्छा प्रश्न है तो मैंने कहा फिर पूरा बताऊं आप लोगों को, फिर उसको बताने में कंजूसी काहे करें। 96500 टाइम्स 1.45 डिवाइड करना है इसमें हम लोग को 108 से, तो ये आया हमारे पास में 1295.6, आगे भी कुछ कुछ है, तो यार 1295.6 कुलाम आवेश की आवश्यकता होगी। अगर इतना द्रव्यमान हमको
चाहिए, केवल हमको 1.5 एम्पियर विद्युत धारा की सहायता से। देखो एम्पियर से हमें मतलब नहीं, हमें आवेश से मतलब है। यहाँ पर एम्पियर से मतलब तब है समय कितना लगेगा, तो समय के लिए हमको उसकी जरूरत है, तो इतने के लिए हमें इतने कूलाम आवेश की जरूरत है। अगर इतनी मात्रा में हमको 1.45 ग्राम Ag हमें उस पर चाहिए, हमारे पास में इलेक्ट्रोड पर इतना कूलाम आवेश देना पड़ेगा। लेकिन हमसे सवाल में ना ये नहीं पूछा है कि कितना, हमसे पूछा है विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित करानी पड़ेगी। तो हमने कहा सर वो तो बहुत सिंपल है ना। देखिए यहाँ पे एक छोटी चीज हमने बचपन में सीखी थी, क्या सीखी थी सर, कि Q बराबर जो होता है सर वो IT होता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि धारा कितने समय तक बहानी है, तो T बराबर क्या हो जाएगा सर, Q बटा I हो जाएगा ना सर। Q कितना है आपके पास में, Q ये रहा हमारे पास में 1295.6 कूलाम बटा कितनी धारा है आपके पास में 1.5 एम्पियर्स है ना सर। डिवाइड दो सर, देखो क्या आता है फटाफट से। तो ये चीज़ को हम जब डिवाइड देंगे किससे, 1.5 से, तो ये आएगा आपके पास में 863.73 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स तक आपको जो है विद्युत धारा प्रवाहित करानी है। तो अब देखें इसके नेक्स्ट वाला सिंपल है। अब ये हो गया क्वेश्चन, अगला पार्ट काफी सिंपल है। कौन सा वाला पार्ट कह रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं सर, पूछ रहा ना हमसे आगे कि निक्षेपित कॉपर और जिंक की मात्रा कितनी होगी। तो इसमें से मैं आपको एक ही कराऊंगा, मैं दोनों नहीं कराऊंगा, है ना। ये वाला तो हो गया, सेकंड तो हो गया। अब हमारे पास कॉपर और जिंक का है, तो कॉपर का कर लेते हैं, जिंक का आप कर लेना थर्ड। तो ये कैसे होगा, कॉपर की कितनी मात्रा हमें मिली, तो देखो कैसे होगा कि CuSO4 है, इसका टुकड़े टुकड़े हो रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे होंगे, अभी पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन, देखते हैं एक बार। तो इससे हमें क्या मिल रहा होगा, Cu मिल रहा होगा। अब मैं एक काम करता हूं ना, मैं एक बार SO4 को हटा देता हूं, दो इक्वेशंस लिखूंगा, कोई मतलब नहीं। तो Cu 2+ था मेरे पास में, CuSO4 में अगर मैं देखूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन में जोड़ूंगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे मेरे को, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, Cu हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इससे मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि सर 2 फैराड आवेश की बात चल रही है। कब, जब मेरे को कितना जो है कॉपर मिलेगा। तो कॉपर का अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो इसका कितना लेते हैं अपन, 63.5 ही लेते हैं कॉपर का अपन। तो कॉपर का द्रव्यमान 63.5 करेक्ट। तो यह है 63.5 ग्राम कॉपर मेरे को मिलेगा अगर मैं 2 फैराड आवेश लगा दूं तो। सही बात है, लेकिन पता है सारी दिक्कत कहां है, मेरे पास 2 फैराड है ही नहीं, मेरे पास तो इतना है भाई आवेश। ये हमने पढ़ा था, देखो आप सोचो 3 सेल आपने जोड़ दी भले, लेकिन विद्युत धारा का स्रोत तो एक ही है ना। आवेश तो जितने जिंक के पास आएंगे उतने ही चल के Ag के पास आएंगे, उतने ही चल के कॉपर के पास आएंगे। आवेश की मात्रा थोड़ी बदल रही है, तो आवेश की मात्रा तो सर कांस्टेंट है। तो हमें क्या कहना है कि सर 2 फैराड का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखो। हम कह रहे हैं 2 फैराड का मतलब होता है 2 × 96500। ठीक है, इतना कूलाम अगर आवेश है तो हम कितना ग्राम निकाल पा रहे हैं कॉपर का, 63.5 ग्राम इसका हम लोग निकाल पा रहे हैं कॉपर का। कितना, 63.5 ग्राम हमको कॉपर इकट्ठा होकर मिल जाएगा, लेकिन इतना है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, एक बार कर लो चलो। ये 2 0 0, 2 पन्ने 10 का 0, 1 गया ऊपर, 2 6 12 और 1 13 का 3, 1 गया ऊपर, 2 9 18 और 1 19, 193000। कूलाम आवेश से हम निकाल रहे हैं 63.5 ग्राम्स, लेकिन इतना क्योंकि हमारे पास में नहीं है, केवल उतना ही है। तो अगर हमारे पास में आवेश जो है वो इतना हो, 1295.6 कूलाम आवेश हो, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैं एक स्टेप खा करके लिख रहा हूँ, 63.5 अपॉन 193000 टाइम्स कितना आ रहा है हमारे पास में, 1295.6, 1295.6, इतना हमारे को ग्राम मिल जाएगा। अच्छा, तो कितना ग्राम है देखें एक बार, मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो आंसर होगा हमारे पास में इट इज 0.426 ग्राम। कितना होगा सर, 0.426 ग्राम्स आपका आंसर है। सिमिलर तरीके से आप जिंक के लिए भी कर सकते हो, सेम मेथड रहेगा, बस समझना ये था कि कैसे आवेश निकालना है, फिर हम सेम लॉजिक लगा करके जिंक के लिए भी कर सकते हैं। लिख लो एक बार, फटाफट से लिख लो इसको, बढ़े आगे फिर। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3.17। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें।
कह रहा है दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की सहायता से, ये जो हमारे पास टेबल है ना यही है 3.1 जो टेबल है कह रहा है, तो इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें सारे दे रखे हैं। कह रहा है इसकी सहायता से अनुमान लगाइए कि क्या निम्नलिखित अभिकर्मणों के बीच अभिक्रिया जो है वो संभव है क्या ये अभिक्रिया हो सकती है क्या, ये देखो आप। मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले को समझने की कोशिश करूं तो ये कह रहा है Fe3+ की अभिक्रिया हो अगर I- से, तो क्या आगे की अभिक्रिया संभव है, जो कि क्या होगी लॉजिकली, ये Fe2+ हो जाएगी, ये एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा खुद का, और यहाँ पे कायदे से हमारे पास में I बचेगा, जो कि I नहीं होता I2 होता है, और वो अपन हाफ कर लेंगे ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। तो अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, ऑक्सीकरण एक का हो रहा होगा और एक का रिडक्शन हो रहा होगा। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कह रहा है उस टेबल को काम में लो, तो मतलब कुछ उसी से रिलेटेड है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक थंब रूल आप इसको कह लें कि आपको क्या करना है, ऐसा कभी भी पूछे तो E0 सेल निकालना है, E0 शेल कर दिया है इसको, सेल निकालना है। E0 सेल बराबर क्या होगा, E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। इसको आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे भी लिखते हैं अपन कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और इधर रिडक्शन होता है, तो इसको रिडक्शन वाले में से ऑक्सीडेशन वाले का जो E0 है वो माइनस कर दो तो E0 ऑफ सेल आ जाता है। और E0 ऑफ सेल जो है अगर ये पॉजिटिव आए तो रिएक्शन पॉसिबल है होगी, अगर ये चीज आपके पास में नेगेटिव आए तो रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान से समझे आप, मतलब अगर इसका मान हम जो निकालें वो पॉजिटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे सर रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण इसकी जो अवस्था है वो कम हो रही है, तो इसका अपचयन हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास में E0 सेल का मान होगा, सबसे पहले Fe3+ से Fe2+ का देखो आप कितना है, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन और Fe2+ है तो कितना दे रखा है हमको यहाँ पे 0.77 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.77 माइनस इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर इसका तो रिडक्शन हो गया, अब I- और ये I उससे बन रहा है एक तरह से, हम ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, तो ध्यान से देखना इसको। तो हम कह रहे हैं ये I- यहाँ पे ये दे रखा है देखो I2 + 2 इलेक्ट्रॉन से 2I कितना दे रखा है 0.54, हमें इस टेबल में इसका अपचयन विभव दे रखा है, तो 0.54 है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0.54, हल करेंगे कितना आएगा, 77 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा हमारे पास में, तो 0.23 हमारे पास में उसका मान आ जाएगा, जो कि कैसा है प्लस में है, तो संभव है ना, हम लिख देंगे कि हाँ पॉसिबल है, होगी। अच्छा इसमें 2-3 संभव है और 2-3 संभव नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं कौन सी संभव है कौन सी नहीं है, इसी तरह से करके। तो मैं एक रैंडम है ना ये ले लेता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ, बाकी आप देख लेना, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी आप खुद से करके देख लेना। तो Fe3+ और Br- है, तो सिमिलर ही है ये वाली, तो Fe3+ है, तो फिर से वही हम उम्मीद करेंगे कि ये जो Fe3+ है ये Fe2+ बना लेगा, और फिर Br- जो है वो Br2 हाफ कर लेते हैं हम, ऐसा कुछ बन जाएगा, उसका माइनस का जो आवेश है वो हट जाएगा वहां से। ठीक है सर, समझ में आ गया। और भी कुछ होगा यहाँ पे जिसका हम अभी चर्चा नहीं कर रहे। इन रिएक्शंस को वैसे अलग लिखेंगे ना तो हमें थोड़ा क्लियर होता है, एनोड की अभिक्रिया, कैथोड की अभिक्रिया, फिर उसका अपचयन विभव का मान, फिर उसको माइनस करेंगे तो वो डिटेल में हो जाएगा, आप कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट आपको लॉजिकल बता रहा हूँ। तो Fe3+ से Fe2+ बन रहा है, अभी भी लिखा था हमने ये वाला, तो इसका तो अपचयन ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी E0 सेल आप देखोगे तो क्या होगा, इसका क्या है हमारे पास में 0.77 है, ठीक है, और इसका हमारे पास में कितना है Br- से Br2, तो ये देख लेते हैं हम लोग, ब्रोमीन कहाँ है यहाँ पे, ये Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स का दिखा रखा है इसने, क्योंकि इसने अपचयन का दिखा रखा ना, तो ये 1.09 हमें दिखा रखा, तो ये तो गड़बड़ कर दी इसने, 1.09 तो ज़्यादा हो गया यार, तो कितना बचेगा 0.9 तो बच ही रहा है, और इसमें से कितना बचेगा हमारे पास में 0.23 और बचेगा 1 में से, जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ऐसे कर लो, प्रॉपर ही कर लो आप। कुल मिलाकर के जो भी मेरे पास में आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, ये संख्या बड़ी है तो माइनस में आ रहा है, तो मतलब ये संभव नहीं है, ये अपने आप अभिक्रिया होने वाली नहीं है, तो हमने कह दिया कि सर ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी, ये वाली नहीं होगी, ऐसे बाकियों का आप खुद से चेक कर सकते हो। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
तो नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खुशी की बात है बड़ी, आप खुश हो सकते हैं। ध्यान से समझें क्वेश्चन ये वाला, पहले वैसे तो अपन क्लासरूम में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वही है कि ऐसे थोड़े भारी क्वेश्चन है अच्छे लेवल के, हम ना उस वक्त सीरियसली नहीं लेते टॉपिक को, फिर क्वेश्चन नहीं होता तो दिमाग खराब होता है। अगर निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए, विद्युत अपघटन कराना है और उत्पाद क्या बन रहा है वो बस बता देना है। तो आप देखोगे पहला जो इसमें केस हमें दिया है वो कह रहा है सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। तो ये हमने थोड़े थोड़े कुछ कुछ अलग अलग केसेस पढ़े थे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि देखो केसेस अलग अलग होते हैं जब, तो क्या क्या सांद्र तनु के अलग अलग थे, एक्टिव अगर इलेक्ट्रोड है तो अलग है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है तो अलग है। तो ऐसे हमने सारे काफ़ी सारे कुछ मतलब पढ़े थे। अब जैसे अपन ने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये जो भी है हमारे पास में एनोड है और इधर जो भी है हमारे पास में कैथोड है। तो अब एक छोटी सी चीज़ आप लोग ध्यान दें, ये दोनों ही कह रहा है कि Ag के हैं, ये भी चांदी का है सर और ये भी चांदी का है। अब चांदी का है का क्या मतलब है कि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये खुद भी अभिक्रिया में हिस्सा लेगा, और अगर प्लेटिनम होगा तो वो नहीं लेता, तो अब ये लेगा हिस्सा। अब अंदर क्या है, इसमें कुछ ना कुछ हमने विलयन भरा है, तो क्या विलयन भरा हुआ है, AgNO3 का जलीय विलयन। तो ये AgNO3 का हमने जलीय विलयन, मतलब साथ साथ में H2O भी होगा इसमें, ये हमने भर रखा है। तो देखो क्या होगा, अपन दो करेंगे ना, ज्यादा नहीं, मैं इसमें से दो कराऊंगा आपको, दो फिर आप कर लेना। तो क्या होगा, AgNO3 को अगर मैं ध्यान से देखूंगा, विद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी तो Ag प्लस बनेगा और NO3 माइनस बनेगा। और अगर मैं पानी की बात करूं तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ एक अभिक्रिया होते हुए देखूंगा कि सर मेरे पास में H प्लस भी बनेगा और मेरे पास में OH माइनस भी बनेगा, वापस जुड़ जाएंगे, ये बनाते रहेंगे, टूटते फूटते रहेंगे, चलता रहेगा इनका। तो अब इसमें आप देखोगे ना, नोटिस करोगे तो यहाँ पर मेरे को आयन मिल गए खूब सारे। अगर मैं पहले केवल प्लस वाले आयनों की बात करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे Ag प्लस भी मिला है मेरे को और मेरे को H प्लस भी मिला है। दोनों भागेंगे यहाँ से, किसकी तरफ भागेंगे, कैथोड की तरफ भागेंगे, और दोनों चाहेंगे कि यार उनका काम हो जाए, मतलब दोनों को अपने पाप धोने हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए फट से कैथोड की तरफ भागेंगे। लेकिन जीतेगा तो देखो एक, दोनों तो जीतेंगे नहीं। तो कौन जीतता है यहाँ पर, तो देखो अपचयन किसको ज्यादा जोर से करना है वो कर देगा। तो अपचयन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, मतलब अपचयन विभव किसका ज्यादा है, तो ये जो पीछे टेबल है ना, इसी में ही अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे Ag प्लस का अपचयन होने के लिए 0.80 हमको, मतलब इसका अपचयन विभव का मान मानक 0.8 है। और अगर मैं इसका बात करूं, H प्लस की बात करूं कि ना इसका अपचयन होने का मान कितना है, अपचयित होने का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन लेने का मान कितना है, मन कितना है इसका, तो H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 0 होता है, नहीं इससे ज्यादा किसका है, Ag का है। तो कौन जीत जाएगा हमारी रेस में, तो सर हमारी रेस में Ag जीत जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनोड कैथोड पर सॉरी जब हम देखेंगे तो Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के रवाना हो जाएगा, इसके ऊपर से जो है आवेश साफ हो जाएगा। सेम फिर हम जब देखेंगे एनोड की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एनोड भी क्या है, एक्टिव है ना, तो वो पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा मतलब खुद अपनी बलि चढ़ा देगा। तो यार बलि चढ़ाने से बड़ा तो फिर कुछ है नहीं, ऐसे याद रखो यहाँ पर आप। तो सीधा ही क्या होगा, कैथोड पे एनोड पे जब हम देखेंगे यहाँ से कि भैया क्या होगा, यहाँ से Ag प्लस कम होगा ना, तो ये उसकी जगह भरने के लिए यहाँ आ जाएगा Ag प्लस बना करके फट से। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, मतलब उधर होगा Ag होगा एनोड पे सॉलिड, और वो क्या करेगा, Ag बना देगा, Ag प्लस बना देगा और इलेक्ट्रॉन वहां से अलग हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, सिंपल था। अच्छा सेकंड वाला आप डिस्कस करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3। अब थोड़ा सा फेरबदल हो गया स्थिति में, अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और AgNO3 ले रहे हैं। मतलब इस वाले में तो क्या हुआ, H2O का रोल नहीं रहा ज्यादा। जब हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले लिए तो पानी का ज्यादा रोल नहीं रहा, उसका कुछ हुआ नहीं। एनोड पर भी कैथोड, मतलब एनोड पर भी Ag जीत रहा है और कैथोड पर भी Ag जीत रहा है। अच्छा इसके बाद अगर हम देखें तो अब एक बार देखें नेक्स्ट सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए मैं थोड़ा सा होशियारी आजमा रहा हूँ कि ना मैं यही कर रहा हूँ, थोड़ा मेरी मेहनत बच जाएगी। तो सबसे पहले मैं वही कैथोड की बात करूंगा। मान लो चित्र वही वाला है, चित्र मैं अलग से नहीं बना रहा, ये सेकंड वाले के लिए है। तो सबसे पहले कैथोड पर मैं देखूंगा कि
H प्लस भी आएगा, Ag प्लस भी आएगा, क्योंकि बात तो वही है, AgNO3 का जलीय विलयन लिया है और बस इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हैं और कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है, मतलब अब इलेक्ट्रोड नहीं घुसेगा बीच में कीड़ा करने के लिए, वो बस बैठेगा, बोलेगा तुम कराओ अभिक्रिया, AgNO3 का सॉल्यूशन और H प्लस यहाँ पे है ये चीजें। तो Ag प्लस भी जाएगा, H प्लस भी जाएगा, जीतेगा कौन? जिसको ज्यादा जोर से अपचयन आ रहा है, मतलब जिसको ज्यादा जोर से अपचयन कराना है, मतलब जिसका अपचयन विभव का मान ज्यादा है। तो अभी हमने देखा था कि Ag का ज्यादा है, जीत जाएगा। क्या बनेगा? Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag बना देगा खटक सॉलिड, काम हो गया। अब बात आई एनोड की, एनोड पर क्या होगा? तो एनोड पर हम नोटिस करेंगे कि एनोड पर क्या होता है सर? अब उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो अपचयन का उल्टा है, और हमारे पास में इस सारणी में अगर हम देखें तो सारे के सारे अपचयन विभव हैं, लेकिन हमें देखनी बात उपचयन की। तो उपचयन के लिए हम बस थोड़ा उल्टा दिमाग लगा देंगे कि जिसका अपचयन विभव का मान सबसे कम होगा उसका उपचयन जल्दी होगा। तो यहां पर अब आप लॉजिक देखेंगे, मस्त लॉजिक है। सेकंड वाले केस के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर सेकंड केस के लिए मैं ग्रीन कलर से मार्कर से लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझना कि यहां पर हमारे पास में OH माइनस भी है और NO3 माइनस भी है। भैया टूटे हैं ना, दोनों टूटे हैं, ये भी है और ये भी है इस केस में भी। तो अब कौन जो है वो जल्दी जाएगा एनोड के पास में, किसका काम होगा और किसका काम नहीं होगा? तो एक तो ट्रिक ये है कि OH का काम होगा, क्यों? क्योंकि NO3 बड़ा है, बड़ा आदमी आलसी है, धीरे धीरे जाता है सर, ऐसे याद रख लो। एक तो ट्रिक ये है, बाकी बड़े आयनों का मतलब देरी से ही होता है, और OH माइनस फट से चला जाएगा। दूसरा असल लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो मैं देखूंगा कि यार इनका क्या हो रहा है सर, एनोड पर उपचयन होगा। उपचयन में क्या होता है कि ना, इनका मेरे को ऑक्सीकरण विभव जो है, अपचयन विभव देखना पड़ेगा कि कम किसका, जिसका कम है उसका जल्दी काम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ, ढूंढता ढांढता हूँ इसमें बैठ करके मैं, तो मेरे को दोनों का मिल जाएगा। एक तो OH माइनस का चाहिए मुझे, तो देखें एक बार OH माइनस के लिए हमारे पास में है कहाँ गया, ये देखो NO3 का तो ये रहा, NO3 माइनस की इक्वेशन तो यहाँ पर लिखी हुई अपचयन की, हालांकि मेरे को उपचयन की देखनी है। तो ये 0.97 वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, और OH माइनस की वैल्यू देखेंगे ना आप, ये रहा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और OH माइनस का ये इसने अपचयन विभव माइनस का 0.83 लगा रखा है, तो इसका जो है काफी कम है। तो जिसका जितना अपचयन विभव कम होगा उसका उपचयन जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर उपचयन जल्दी किसका होगा सर? OH का होगा, OH का। तो OH माइनस जो है वो क्या बनाएगा, उपचयित होकर के, तो आप देखेंगे कि सर ये O2 गैस हमारे को बना करके देगा, और साथ ही साथ में सर ये हमें बना के देगा 2H2। अच्छा, ये कब होगा? जब 2 OH माइनस हम लोग लेंगे तो O2 गैस भी बनेगी और 2H2O भी हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। और इसमें बस आगे जो है हमारे पास में यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स OH माइनस, 4 टाइम्स OH माइनस, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, तो टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास में, और माइनस है तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। कितने? लेट्स से 4 हैं हमारे पास में यहाँ पे, तो 2 तो H2O हो जाएगा और O2 हमारे पास में अलग यहाँ पर हो जाएगी। तो कुल मिला करके कहने का मतलब ये है, बाकी नंबर्स को छोड़ो, कि यहाँ पर क्या होगा सर, एनोड पर ऑक्सीजन गैस हमें मिलने वाली है। अब देखो मैं तीसरा चौथा आपको बता देता हूँ कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H2SO4 आप जब लोगे तो क्या होगा कि ना, कैथोड पर तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि H2O का भी H प्लस ही जाएगा और H2SO4 का खुद का भी H प्लस ही जाएगा, वो झगड़ा ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। SO4 और OH माइनस में दिक्कत होगी, SO4 और OH माइनस में दिक्कत होगी। हालांकि यहाँ पे SO4 कम है, तनु विलयन है उसका, है ना, काफी कम है SO4 माइनस, लेकिन हम कायदे से देखें तो SO4 माइनस का वैसे भी जो है अपचयन लेट होगा, OH का ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को जल्दी लगती है ना, और ये बड़ा है, धीरे धीरे जाएगा, ऐसे याद कर लो। और नहीं तो सारणी में से ये भी देख सकते हो कि हमारे पास में अपचयन विभव किसका कम दे रखा है, उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर के सेम कंडीशन होगी, बस होगा क्या कि कैथोड पर जब जाएंगे तो H प्लस जीतेगा यहाँ पे, क्योंकि है ही H प्लस और कोई है ही नहीं। और जब इसमें एनोड पर जाएंगे तो क्या होगा, OH माइनस जीतेगा सर, OH माइनस जीतेगा, मतलब ऑक्सीजन गैस वहां पर बनेगी। यहाँ पे जब हम बात CuCl2 की कर रहे हैं तो अब वही है कि जलीय विलयन है। तो जब हम बात करें कैथोड की तो Cu का पहले निपट जाएगा काम। क्यों? क्योंकि उसको जल्दी होना है, अपचयित जल्दी होना है, तो फट से हो लेगा। और फिर जब हम बात करेंगे Cl2 माइनस की तो Cl2 माइनस से पहले हमारा कौन काम जीत जाएगा, OH माइनस का जीत जाएगा, क्योंकि छोटा है, जल्दी वो आयन ऐसा हो जाएगा। नहीं तो आप सारणी में से देख करके उसका कंपेयर
कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। अब बस बाकी जो दोनों केसेस हैं मैं उनका आपको समझा देता हूँ, है ना, थर्ड फोर्थ का, कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ जब हमने H2SO4 का तनु विलयन लिया, मतलब H2SO4 भी होगा और पानी भी होगा, तो सुन लेना ध्यान से, फिर खुद से लिख लेना। तो अब अगर हम बात करेंगे कैथोड पर सेम तरह से, तो यहाँ पे पानी में से भी H+ मिलेगा और H2SO4 में से भी H+ ही मिलेगा, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही जब H+ हैं तो हो जाएगा, बस H2 हमको वहां पे मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, SO4- का क्या करें सर? एक तो SO4- फंसेगा हमारे पास में और OH- फंसेगा, क्योंकि पानी से OH- आएगा और इससे हमारे पास में SO4- आएगा। तो आप ध्यान रखना, एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है कि सबसे पहले निरावेशित कौन होगा, सबसे पहले आवेश किसका खत्म होगा। तो होता क्या है कि SO4 थोड़ा बड़ा है तो ये इसका बाद में होगा, थोड़ा सुस्त है ना, लेकिन OH- थोड़ा छोटा है, उसका पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको? OH- का डिस्चार्ज होगा। जब OH- का एनोड पर डिस्चार्ज होगा तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। समझे मेरी बात? वहां पे हाइड्रोजन मिल जाएगी, वहां पे हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। फिर उसके बाद चौथा वाला आप देखें, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ CuCl2। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है, CuCl2 का ब्रेकडाउन होगा तो Cu2+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, और जलीय विलयन है तो जल से फिर हमें वही H+ और OH- मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कि जब कैथोड पर जा रहे हैं तो इस बार हमारे पास में क्या क्या होगा। इस बार हमारे पास में कैथोड में इसके केस में Cu2+ होगा और इसके केस में हमारे पास में H+ होगा। तो अब कौन जीतेगा सर? तो अब जब हम देखेंगे ना, तो हमारे पास में Cu2+ का जो है क्या, Cu2+ से Cu बनेगा जब, तो इसका रिडक्शन होने की जो टेंडेंसी है ना वो इससे ज्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव मान है इसका कॉपर का, तो इसका ज्यादा मान है, अपचयन विभव इसका ज्यादा है, तो ये फट से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? Cu मिलेगा। ठीक है, तो कैथोड पर हमारे पास में क्या निक्षेपित होगा? कॉपर निक्षेपित होगा। फिर उसके बाद क्लोरीन को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन है। तो अब क्लोरीन आयोडीन जो है ना, इनका डिस्चार्ज सबसे पहले होता है। अगर ये है तो इनका सबसे पहले होता है, फिर OH- का डिस्चार्ज होता है। तो यहां पर कायदे से होगा क्या कि इस केस में क्लोरीन जीतेगा और एनोड पर हमको क्लोरीन गैस मिलेगी। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि इक्वेशंस आप लोग लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो। बात यहां पर समझने वाली है, जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उसको समझना है बस आपको। ठीक है, तो ये रहे भाई आज के प्रश्न। 18 के 18 हमने चैप्टर को खत्म कर लिया। शायद लाइव क्लास में इतने नहीं पढ़ पाते, डाउट्स इतने ज्यादा होते हैं, आपके क्वेश्चंस होते ही होते हैं, और ये चीजें थोड़ी भारी हैं, इनको पचाने में थोड़ा थोड़ा समय, थोड़े थोड़े रिविजन्स लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे रिविजन करेंगे तो हमारी नींव मजबूत हो जाएगा, सब पक्के पक्के से याद होता जाएगा, और भी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, तो हमारा काम पूरा का पूरा बढ़िया सा हो जाएगा। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।